साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में। दोस्तों वर्ग 3 को लेकर के जैसा कि मैंने कहा था कि आपको पूरा 2012 का प्रश्न पत्र पहले सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो बाल विकास के ऊपर बनाया था। जो ये आज का हमारा वीडियो है ये हिंदी को लेकर के है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में हिंदी पूछी जाती है। जैसा कि पिछला पेपर मध्य प्रदेश का आया था उसको हम पहले हल करेंगे, फिर उसको आधार बना करके कुछ नए तथ्यों को जोड़ते हुए आगे की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में क्या पूछा गया था। तो दोस्तों जैसा कि सबको पता है कि 2 अपठित गद्यांश आते हैं, कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें आती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और हिंदी को हल करेंगे। तो साथ ही सबसे पहले हमें पढ़ना होगा अपठित गद्यांश, जो हमसे पूछा जाता है कि अपठित गद्यांश जब तक हम ढंग से पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश कौन सा आया था। तो अपठित गद्यांश कुछ इस तरह था कि हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म में आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति को निवेशक शक्तियों के क्षीण हो जाने का कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बढ़त रही हैं। इनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। दोस्तों तो ये था आज जो कि हमारी संस्कृति को लेकर के एक जो पैरा था, इस पे आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए थे, अब उनको हम हल करते हैं। यदि आप बड़े सावधानी पूर्वक इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपसे इनसे संबंधित जितने नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट बन जाते हैं। ऐसे ही हमें तैयारी करनी होगी। जैसा कि इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि हमारी नई संस्कृति कैसी है। दोस्तों तो हमारी नई संस्कृति कैसी है, इसमें हमने अभी देखा क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर जो इसमें डायरेक्ट बताया गया कि हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसका अवमूल्यन हुआ है। ये भी हमें इसमें ही देखने को मिल जाएगा कि किसका अवमूल्यन हुआ है, यदि आपने बहुत अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ा है। जैसे कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा परंपराओं का। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि परंपराओं का, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा अनुकरण की संस्कृति है और परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं। दोस्तों तो इसमें जो हमने अभी पढ़ा था कि इसमें स्पष्ट बताया गया था कि हम बौद्धिक दासता को स्वीकारते जा रहे हैं अपनी गौरवशाली संस्कृति को भूल करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है कि हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। तो हम किसके झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं, आधुनिकता के, ऐसा कि पैराग्राफ में बताया गया। तीसरा जो 35वां प्रश्न है हमारा, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों तो संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने से हम क्या कर रहे हैं, हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे जो अगला प्रश्न है कि अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम जो है छद्म में आधुनिकता की गिरफ्त में आ रही है। अगला प्रश्न है किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रही है। इसको हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 37 का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है विज्ञापन और प्रसार। जैसा कि हमें पता भी है कि जो पूरी की पूरी पैराग्राफ है ये हमारा वास्तविकता व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सत्य बातों को इस पर जो है बताया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि समाज में किसका क्षरण हो रहा है। दोस्तों तो जैसा कि इसमें बताया गया था कि समाज में जो है आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ से थे उनको कंप्लीट किया। यदि आपने बहुत अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ लिया तो आपके इनके आंसर बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरा अपठित गद्यांश हमसे पूछा गया था, वो था
कुछ इस तरह से, जिसको हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम उसको हल करेंगे। कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष की। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम, या कि तुम। जो बत हुआ वह मत हुआ, बरसों से व्रत से झरकर कुसुम। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय पाथे माना जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। दोस्तों, जो ये कविता है एक मोटिवेशनल कविता है, और इसमें बताया गया है कि संघर्ष को हमें आगे बताना है। तो हमने इस कविता को पढ़ लिया। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो बैक करके दोबारा से इस कविता को एक बार फिर से पढ़ लें, फिर इस पे आधारित कुछ प्रश्न है वो हम हल करें। जैसा कि पहला ही प्रश्न है कि कवि ने किसको सच माना है। तो दोस्तों, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि कवि ने जो सच माना है वो संघर्ष को सच माना है। इसके बाद है कवि के अनुसार जीत किसकी होती है। देखिए दोस्तों, कवि के अनुसार जीत किसकी होती है, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जिसने प्रणय पाथेय माना उसकी ही जीत ही रही। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हमारा प्रणय को पाथेय वालों की, मतलब प्रणय का जो पथ है, अपना प्रण कर करके जो अपने पथ पर चलता है, जीत उसकी होती है। अगला है फूलों के साथ चलने का तात्पर्य क्या है। इसका हमें राइट आंसर बताना है कि फूलों के साथ चलने का तात्पर्य क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा सुविधा भोगी जीवन, मतलब किसी भी तरीके के संकट को ना स्वीकारना, किसी भी तरीके के संघर्ष को ना स्वीकारना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वह है कांटों और कलियां किसके प्रतीक हैं। हमें इसका राइट आंसर बताना है, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कांटे दुख के हैं और कलियां सुख के प्रतीक हैं। इसके बाद अगला है नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है। इसका हमें राइट आंसर बताना है, नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है। ये भी उसी पर आधारित हमारा प्रश्न है। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर, देखिए आपको बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन था कि नत व्यक्ति किस तरीके से मृत हो जाता है, इसका जो राइट आंसर है इसी में बताया गया है कि नत व्यक्ति जो है, जो यहाँ पर नत हुआ वह मत हुआ, बरसों से व्रत से झरकर कुसुम। मतलब इसका मतलब ये है कि व्रत से झरकर के, यहाँ पर दोस्तों वृक्ष होना चाहिए, वृक्ष से झरकर के जैसे कुसुम खत्म हो जाता है, अर्थात फूल खत्म हो जाता है, वैसे ही नत व्यक्ति भी वो है मृत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे व्रत से गिर करके कुसुम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं। इसका हमें राइट आंसर जो बताना है, इसका राइट आंसर है इसमें कवि जो है सच से लड़ने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो लड़के लिखा है मिसप्रिंट है, यहाँ पर है सच से लड़ने की प्रेरणा हमें कवि दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न है कि जीवन का क्या संदेश बताया गया है। इसमें जो बताया गया है कि जीवन का क्या संदेश बताया गया है, तो इसमें ऑप्शन है लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देनी चाहिए, संघर्ष से बचना चाहिए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, लक्ष्य को भूल करके संघर्ष करना चाहिए। इसका हमें जो राइट आंसर है ये बता। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। मतलब आप लोगों से भी यही मैं कहूँगा कि यदि आपका वर्ग 1 में, वर्ग 2 में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अभी आपके पास वर्ग 3 मौका है, आप अच्छे से तैयारी करें। और हमें भी इस मोटिवेशन कविता को सिलेबस के हिसाब से तो पढ़ना है, साथ ही अपने जीवन में भी उतारना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो अगला प्रश्न जो है एक मुहावरा इसमें हमसे पूछा गया है। मुहावरा कुछ इस तरीके से है कि कंगाली में गीला आटा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हमें बताना है। कंगाली में गीले आटे का मतलब यही होता है कि कष्ट पर कष्टाना, यही कहलाता है कंगाली में गीला आटा। कहने का उद्देश्य ये लोकोक्ति है, लेकिन यहाँ आटे का और कंगाली का लेना नहीं है। मतलब यह व्यक्ति पर एक समस्या है, इस पर एक और समस्या आना ही कहलाता है कंगाली में गीला आटा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हमें इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये मात्र चाहिए, मुझे मात्र 10 रुपये केवल चाहिए।
दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पर जो केवल शब्द है और मात्र शब्द है, दोनों के एक ही अर्थ हैं। केवल बोल दें या मात्र बोल दें, तो जब एक ही वाक्य में एक साथ एक से अर्थ देने वाले दो शब्द एक ही चीज़ के लिए यूज होते हैं तो वो वाक्य गलत माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से, और ऐसा इन तीनों वाक्यों में हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं, हमें दोस्तों बताना है कि जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है उसको सफल बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बारे में हमें अपना राइट आंसर बताना है। तो आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लें थोड़ी देर के लिए और इनका हमें कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है भाषा, विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण। क्योंकि व्यक्ति की भाषा, भाषा के बाद उस कंटेंट पर जिस पर बोल रहा है और उसका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति उतनी अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि यही तीनों चीज़ें हैं जो हमारी अभिव्यक्ति को बहुत अच्छा बनाती हैं। सबसे पहले हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर हम जिस टॉपिक पर बोल रहे हैं उस टॉपिक पर बहुत अच्छा कंटेंट या उसकी विषय वस्तु सही होनी चाहिए, फिर इसके बाद उसको हमें एक सही वे में प्रस्तुत करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। दोस्तों हमें बताना है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं का वर्ग आता है, हमारा चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, पा वर्ग आता है, तो इस हिसाब से, और एक हमारा ता वर्ग आता है। तो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ता था, दा, ता था, दा और भा स्पर्श व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं परीक्षा में और हमें याद करना है, इस मतलब वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में समास क्या है। दोस्तों देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति में जो है तत्पुरुष समास है। क्योंकि तत्पुरुष समास में ही यहाँ पर जो है हमारा कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह जान संप्रदान का के लिए, मतलब यहाँ पर संप्रदान जो है तत्पुरुष है। और यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक व्यंजन वर्णमाला से क्वेश्चन आया, दूसरा समास से आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है कि इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसा हम जब किसी को शुभकामना देते हैं तो वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला है जैसे तुम तारे लेते नभ में ना तारे हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। दोस्तों अलंकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हमें बताना है कि जैसे तुम तारे लेते नभ में ना तारे हैं। तो इसका हमें बताना है राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष का मतलब होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर श्लेष नहीं है, एक शब्द 2 बार आया है तो यहाँ पर एमक अलंकार होगा। और एमक अलंकार में जो तुम तारे और ना तारे शब्द आया है, तारे शब्द 2 बार है, अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। और जैसा कि कहा जाता है कि एक 2 लाइनों के माध्यम से कि एक शब्द फिर परे अर्थ और ही और एमक उसे कहते हैं कवियों के सिरमौर। तो यहाँ पर एमक अलंकार है क्योंकि एक तारे का मतलब हमारा स्टार से है और एक तारे का मतलब है मोक्ष से। अगला जो दोस्तों प्रश्न है कि भोजन धन आलय में अर्थात भोजनालय, इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर दोस्तों जो संधि है भोजन धन आलय, यहाँ पर है दीर्घ संधि। क्योंकि यहाँ पर जो आ और आ के मिलने से बड़ा आ बना है तो यहाँ पर दोस्तों होगी दीर्घ संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है साकेत एक महाकाव्य है में 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। पूर्ण विराम और अर्ध विराम, पूर्ण विराम और निर्देश चिन्ह, पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। देखिए यहाँ पर एक साकेत और एक महाकाव्य। यहाँ पर देखो एक तो दोस्तों पूर्ण विराम है और यहाँ पर जो ए है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा या दोस्तों सॉरी उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 54 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। तो इसका जो राइट आंसर है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए तो ये भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय होगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि शुद्ध शब्द है।
दोस्तों तो यहाँ पर उज्ज्वल पूछा गया है और उज्ज्वल का जो शुद्ध शब्द है, यहाँ पर एक भी उज्ज्वल का सही शब्द नहीं है। ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है और ए भी गलत है। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। राइट जो शब्द होता है उज्ज्वल का वो होता है ऊ आधा जा और फिर आधा जा वा और ला। इस तरीके से लिखा जाता है उज्ज्वल, मतलब दोनों जा आधे होते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है इनका। इसका राइट आंसर उज्ज्वल है, आप लोग इसको सुधार लें। अगला है आशु भाषण का अर्थ है। आशु भाषण का अर्थ क्या है? विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना है, विषय को रटकर बोलना। दोस्तों तो आशु विषय आता कि आपने सुना होगा, आशु का भी होता है जो किसी भी चीज को देखता है तुरंत उसको बोल देता है, मतलब यहाँ पर किसी विषय पर तत्काल बोलना कहलाता है आशु भाषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि श्रव्य प्रसारण के माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों श्रव्य प्रसारण के अंतर्गत किसे रखा जाता है? दोस्तों समाचार पत्र श्रव्य प्रसारण नहीं है, ये तो हमारा पढ़ने के लिए है। विविध पत्रिकाएं भी नहीं है, पोस्टर भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो श्रव्य प्रसारण का माध्यम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों तो जो अगला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची है। दोस्तों नदी का जो पर्यायवाची वो है सरिता। सरिता को ही नदी का पर्यायवाची कहा जाता है। इसके अलावा गिरि दोस्तों पर्वत का है, सूर्य ईश्वर का है और भवानी जो है उनका है देवी का, या मतलब जो लक्ष्मी जी है या फिर देवी, जो देवी स्वरूप होता है उनका भवानी आता है। लास्ट प्रश्न है हमारा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ जो होता है थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो इस तरीके से हमने 30 प्रश्न थे हिंदी के वो तैयार किए और उनको हल किया। आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो सुन करके, और आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको आगे ले जाने में बहुत अधिक सहयोग करेगा। आगे हम इसी को आधार बना करके हिंदी की पूरी क्लास में पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको वर्णमाला से लेकर के लास्ट तक शब्द में पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, जितनी भी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत, इसमें व्याकरण के अंतर्गत आती हैं, हम हर एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।